इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक रिकैप, लेक्चर 2। पहले लेक्चर में अब तक हमने पढ़ा स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी को के सिंबल यानी कापा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट पर ओम पर सेंटीमीटर या फिर महो पर सेंटीमीटर या फिर साइमन पर सेंटीमीटर। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है R इंटू ए अपॉन एल, और के का फॉर्मूला 1/रो आ रहा है, तो रो के अंदर फॉर्मूला पुट करें तो कंडक्टिविटी का आपके पास फॉर्मूला बन करके आया 1/r इंटू एल अपॉन ए। 1/r को लिख दिया कंडक्टेंस इंटू एल अपॉन ए का मतलब सेल कांस्टेंट। अगर आपके पास दो इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग कंसंट्रेशन पर अलग अलग रेजिस्टेंस पर एक ही सेल में देता है और आपसे कंडक्टिविटी पूछता है, तो कंडक्टिविटी होता है C इंटू एल अपॉन ए, और सेल एल अपॉन ए की वैल्यू होती है कांस्टेंट। तो K1/K2 का रेशियो हो जाएगा C1/C2, जो इक्वल होगा R1/R2 के इक्वल। कुल मिलाकर के स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को अगर डिफाइन करने के लिए आ जाए तो K का जो फॉर्मूला है C इंटू एल अपॉन ए, उसमें L और A इन दोनों की वैल्यू को 1/1 कर दीजिए तो वॉल्यूम आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट का जो भी कंडक्टेंस आएगा वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के इक्वल कहलाएगा। तो ये हो गई K की डेफिनेशन। अब ये जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को दो पार्ट में क्लासिफाई किया। पहला मोलर, दूसरा इक्विवेलेंट। मोलर कंडक्टिविटी के अंदर जब 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट के डिसॉल्व कराने पर कंडक्टेंस कैलकुलेट की जाए तो ये फिनोमिनन कहलाती है मोलर कंडक्टिविटी, जिसका फॉर्मूला K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी ऐसा यूनिट पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल या फिर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। साफ पता चला है कि मोलर कंडक्टिविटी इन्वर्स किसके है, कंसंट्रेशन के। अब ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जिन पर कि ये कंडक्टिविटी डिपेंड करती है, तो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर, टेम्परेचर पर और डाइल्यूशन पर। डाइल्यूशन रेसिप्रोकल होता है कंसंट्रेशन का। सबसे पहले बात कर लेते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टिविटी। किसी भी तरह की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ती है। अगर हम वेरिएशन निकालते हैं डाइल्यूशन के साथ, तो उसके लिए हमें लगानी है डिबाई इक्वेशन, जो ये कहती है कि मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन माइनस B√C। डेल M0 का मतलब है इसमें मोलर कंडक्टिविटी एट 0 या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन, 0 कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन। C का मतलब कंसंट्रेशन और B का मतलब इलेक्ट्रोलाइट का कांस्टेंट। अब अगर डाइल्यूशन इनफाइनाइट है या कंसंट्रेशन 0 है तो B√C की वैल्यू हो गई 0। तो जो कंसंट्रेशन आई मोलर कंडक्टिविटी की वो 0 कंसंट्रेशन के या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन के इक्वल होगी, जो होगी मैक्सिमम। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस के अंदर जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ बढ़ती तो है, लेकिन कोई खास एक्सटेंट में इंक्रीज़ देखने को नहीं मिलता है। फ़र्क सबसे ज़्यादा किस पर पड़ता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट पर। जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करती है। अगर हम दो इलेक्ट्रोलाइट ले लें, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक, तो स्ट्रॉन्ग के लिए ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन और वीक के लिए ग्राफ आता है हाइपरबोला। अब हाइपरबोला ग्राफ अगर देखें तो वो कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। तो ग्राफ की मदद से हमको मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वीक वालों के लिए नहीं मिलती है, केवल स्ट्रॉन्ग वालों के लिए मिलती है। ग्राफ को पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करा दें तो एक्स्ट्रा प्लॉट करा करके आपको वैल्यू मिल जाएगी स्ट्रॉन्ग वाले के लिए, वीक वाले के लिए नहीं मिलेगी। तो वीक वाले के लिए पता कैसे करेंगे, तो वीक वाले के लिए पता करने के लिए यूज़ करा जाता है कोलोचेज लॉ। कोलोचेज लॉ कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है मोलर कंडक्टिविटी को। वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कोलोचेज लॉ से कैलकुलेट होती है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ घटती है, क्योंकि पर सीसी के अंदर आने वाले आयंस के जो नंबर हैं उसकी वैल्यू डिक्रीज़ कर जाती है। तो कंडक्टिविटी टोटल मिलाकर के हो गई 3 टाइप की, पहली स्पेसिफिक, दूसरी मोलर और तीसरी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोलोचेज लॉ। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। तो वो इलेक्ट्रोलाइट जो भी जितने भी अपने आयंस देगा उन आयंस की आप आयनिक कंडक्टिविटी का सम कर लीजिए, तो आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी का आइडिया लग जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए लगाना पड़ता है कोलोचेज लॉ। अब अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है, उसने टूट करके आयंस दिए, एक कैटायन एनायन, कैटायंस का नंबर x, एनायंस का नंबर y, तो आपको x और y का मल्टीप्लाई कैटायंस और एनायन की आयनिक कंडक्टिविटी के अंदर मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा।
जैसे AX/BY टाइप का इलेक्ट्रोलाइट दिया तो इलेक्ट्रोलाइट के दोनों आयंस हो गए A और B। A पर चार्ज है Y पॉजिटिव, B पर चार्ज है X नेगेटिव। A का नंबर है X, B का नंबर है Y। तो अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है AX/BY तो आप लिखेंगे इसको X टाइम्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ AY पॉजिटिव प्लस Y टाइम्स ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ BX नेगेटिव। इसमें लैम्डा का मतलब होता है आयनिक कंडक्टिविटी। क्वेश्चन जैसे चेक करें, KCl Al2SO4, KCl टूटेगा तो K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Al2SO4 टूटेगा तो 2 एल्युमिनियम आयन और 3 सल्फेट आयन, तो 2 एल्युमिनियम आयन के लिए और 3 सल्फेट आयन के लिए। KCl KNO3 दो इलेक्ट्रोलाइट दिए हुए हैं, उनकी कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यूज़ दी हुई है, क्लोराइड आयन की वैल्यू दी हुई है, नाइट्रेट आयन की वैल्यू निकालनी है। तो नाइट्रेट आयन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए KCl और KNO3 दोनों को ब्रेक कर लीजिए और हमको चाहिए केवल और केवल नाइट्रेट आयन की वैल्यू। तो KCl में से KNO3 वाली इक्वेशन को माइनस कर लीजिए, K से K कट जाएगा। अब क्लोराइड आयन की वैल्यू दे रखी है, सॉल्व कर लीजिए। नाइट्रेट आयन की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 76.54। तो ये आ गई निकल करके आयनिक कंडक्टिविटी किसी एक पर्टिकुलर आयन की। कोलोचेज लॉ की एप्लीकेशन में आए तो एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहला हमें डिटरमाइन करना है वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी, लेकिन निकालने के लिए हमें चाहिएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे एसिटिक एसिड है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी वैल्यू निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी की। तो उसको निकालने के लिए हमने 3 इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, सोडियम एसिटेट HCl और NaCl। सोडियम एसिटेट की मोलर कंडक्टिविटी X दे रखी है, HCl की Y और NaCl की Z दे रखी है। अब हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हमको गिनती के 2 आयन मिलने चाहिए, एसिटिक आयन और H आयन। उन दोनों का अगर हम सम निकाल लेंगे तो हमको एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। तो इनको अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए मोलर कंडक्टिविटी सोडियम एसिटेट को आपने ब्रेक किया, आपको मिला एसिटेट और सोडियम आयन। HCl को ब्रेक किया, आपको मिला H आयन Cl नेगेटिव। NaCl को ब्रेक किया, आपको मिला Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब काम की गिनती के 2 ही आयन है, एसिटेट और H आयन, बाकी सब कट जाने चाहिए। तो आपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया जिसकी वैल्यू X और Y है, तो सम हो गया X प्लस Y। उसमें से माइनस कर दिया थर्ड इक्वेशन जिसकी वैल्यू है Z, तो आंसर आ गया X प्लस Y माइनस Z। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन निकाला जा सकता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए भी, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्वेश्चन में अमोनियम क्लोराइड की वैल्यू X दे रखी है, NaOH की वैल्यू Y दे रखी है और NaCl की वैल्यू Z दे रखी है। अब अगर आपको कैलकुलेट करना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का तो आपको 2 आयन चाहिए, NH4 और OH। तो अमोनियम क्लोराइड के अंदर से अमोनियम क्लोराइड के अंदर से आपको माइनस कर लेना है NaCl को। सॉल्व करते ही वैल्यू आ जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन। तीसरी एप्लीकेशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट का आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला C(α²/1 - अल्फ़ा होता है। तो यहाँ से आप अल्फ़ा की वैल्यू को पुट कर दीजिए, ΔMc/ΔM0 उठा के इसमें रख देंगे। K के लिए एक फॉर्मूला बन करके आएगा, उस फॉर्मूले की मदद से आप K की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो K हमारा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये थी अब हमारे पास कोलोचेज लॉ की एप्लीकेशन।